डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है और ये हमारा है सर्विस प्रोविजन एंड कंजम्पशन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा हाई मत बनाना, 5 पॉइंट तो भी मिनिमम याद रखने हैं आपको, ठीक है। लास्ट है अभी नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर आप बोल रहे हैं हर चीज इंपॉर्टेंट है, बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये तो बोलूंगा ही कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मैं ये बोलूंगा ही, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ। आपको पढ़ना तो सभी है, बुक में सब दिया है, तो अगर मैंने बोल दिया और नहीं आया तो फिर आप तलवार लेकर आ जाओगे, सर आपने तो बोला था। ऐसा नहीं, सभी पढ़ना है आपको, बट मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा पूछा गया उसके बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बार बोल रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पेपर में आता है। इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बार डेफिनेशन समझ लो, फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद रख लेना यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाले लाइन याद रख लेना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है। यानी क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है, क्वांटिटी पर अप्लाई नहीं होता, ये वैल्यू पर अप्लाई होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटी पर अप्लाई नहीं होता, ये वैल्यू पर अप्लाई होता है। बोल क्या रहे हो, क्वांटिटी, वैल्यू, फाइनल गुड, ये सब धीरे धीरे समझेंगे, डोंट नीड टू वरी, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर रिप्रेजेंट द सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। ये डेफिनेशन है, टोटल वैल्यू एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग स्पेसिफिक ईयर। चलो मैं समझा देता हूं। लेट्स से ये कोई एरिया है या इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी मेरे टोटल इनकम तैयार हो रही है, और टोटल इनकम मैं क्या बोल रहा है, इस एरिया के अंदर, सिर्फ इस एरिया के अंदर, इसके बाहर नहीं, इस एरिया के अंदर अगर काम करने पर, इस एरिया के अंदर जो सेक्टर्स है उससे मेरी जो टोटल इनकम तैयार हो रही है, तो उसको मैं बोलूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब हम डिकोड करके पढ़ेंगे। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है रीजनल या पर्टिकुलर एरिया, रीजनल एरिया, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, इनसाइड ऑफ कंट्री। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इनकम, जो भी आपकी एक तरह से इनकम है या जो भी बन रहा है आपका प्रोडक्ट, क्या हो गया, ठीक है। तो इतना इसको डिकोड करके पढ़ना। ग्रॉस का मतलब टोटल है, डोमेस्टिक यानी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, प्रोडक्ट यानी जो भी आपका उसका जो भी उस एरिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, उस एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है या जो उस एरिया के अंदर प्रोडक्शन से जो इनकम हो रही है वो, तो इन सबको मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा बेटा, जीडीपी। जीडीपी में बाहर की चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, बाहर की चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। अगर मेरी इंडिया बाहर की कंपनी आकर यहाँ पे, सॉरी हमारी कंपनी बाहर में कमा रही है, जैसे मैंने रिलायंस की कंपनी में पाकिस्तान में अपना एक कंपनी खोल दी और वहां से इनकम कमा रही है, तो वो मेरे जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, मेरे डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो कमाई हो रही है वो मेरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएंगी। समझ में आ रहा है, तो उसमें तीनों सेक्टर आ जाते हैं, तीनों सेक्टर की प्लस आ जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर आ जाते हैं आपने। एडिंग ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे हाँ टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है वो भी देख लो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है वो भी देख लो। अगर मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ पोटैटो का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ पोटैटो का। फार्मिंग किया मैंने, एग्रीकल्चर में फार्मिंग किया, पोटैटो तैयार कर लिया। फार्मर ने वो पोटैटो 50 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 50 रुपए हिसाब से बेच दिया फार्मर ने, किसी को बी ए पर्सन को बेच दिया, ठीक है। ए पर्सन ने वो कितने में खरीदा, 50 में। अब वो ए पर्सन ने वो 50 में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया। बी पर्सन ने कितना बेचा, 100, और बी पर्सन ने उसके ऊपर कुछ मेहनत किया और 170 रुपए में फाइनली बेच दिया, 170 रुपए में फाइनली बेच दिया। तो आप ऐसा करते हो क्या, टोटल निकालते हो, टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट निकालते हो, तो इसका खर्चा, इसका खर्चा, इसका खर्चा, तीनों का खर्चा निकालोगे तो कितना हो रहा है बेटा, 50, 50 प्लस 50, तो इसका टोटल प्राइस कितना होना चाहिए था, 200। आप ऐसे निकालते हो कि आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं क्या, आप ऐसा नहीं करते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फाइनल टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी उसकी जो वैल्यू है वही हम हमारे जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। हम कोई भी इंटरमीडिएट खर्चा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बीच में जो खर्चा हुआ हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो इंक्लूड है इसमें। आप देखा जाए तो इसने खरीदा
तो खरीदने की कीमत इसने ऑलरेडी पेड किया, इसने खरीदा तो इसने भी कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी पेड किया, तो ये ऑलरेडी प्राइस पेड है, फिर से प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरमीडिएट लेवल को प्लस नहीं करना है, हमें एक वर्ड याद रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये होने के बाद एडिंग ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस सेक्टर रिजल्ट इन व्हाट नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऐसे ही सब सेक्टर के वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो हमारा जीडीपी मिल जाएगा। दिस इंडिकेट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स विद इन अ ईयर। चलो ये डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस अ कंट्री विद इन अ गिवन ईयर। हमारे जितने भी सेक्टर है उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू, क्या बोल रहा है, हमारे जितने भी सेक्टर है उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके फाइनल वैल्यू को हम ऐड करेंगे एक साल में पर्टिकुलर एरिया में, तो हमारा वो जीडीपी कहलाएगा। विथ इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, उसमें भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो वो हमारा क्या रहेगा, जीडीपी। आपकी जीडीपी की डेफिनेशन पूछता है या कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। In India, central government ministry responsible for measuring GDP. इंडिया में कौन गिनता है जीडीपी? हर साल गिना जाता है जीडीपी। बजट सुना, बजट अभी फरवरी मंथ के एंडिंग में बजट का डिक्लेयर होता है। बजट यानी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, हम साल भर कितना खर्चा करेंगे, क्या करेंगे, और हमारी जीडीपी कितनी थी, कितनी रहेंगे, एस्टिमेट कितना किया जाता है, वो सब उसमें बताते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला जी सीतारमण, वो प्रेजेंट करती है बजट, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो वैसे ही कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पांसिबल रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पांसिबल रहती है यहाँ पे, वो जीडीपी को मेजर करती है। दिस मिनिस्ट्री अलोंग विद द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन कलेक्ट डाटा ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मिनिस्ट्री अकेली काम नहीं करती है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल तो काम करता है, साथ में अलग अलग स्टेट से भी डाटा कलेक्ट करती है, लोकल गवर्नमेंट से भी डाटा कलेक्ट करती है, फिर उस हिसाब से हमारी जीडीपी निकाली जाती है। Recently, the government started reporting the contribution of three sectors toward a gross value added. अभी आप बोलोगे वो gross value added instead of GDP to align with the global standard. Gross value added reflect the contribution of this sector adjusting for tax and subsidy. अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे टैक्सेस, सब्सिडी, ये भी तो रोल देते हैं। क्या सिर्फ अभी मैंने खर्चा कर लिया था 170 रुपए कीमत आई थी, 170 एज इट इज है क्या? शायद फार्मर को उसके लिए सब्सिडी भी होंगी बीच में, शायद हमने खरीदा था उसको डिस्काउंट मिला होगा, वो भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। वो सब जोड़कर हमारी जो प्राइस आती है वो रहती है हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझ में आ रहा है क्या? किसी को दिक्कत है? यहाँ पे क्वेश्चन टाइम आ रहा है, कौन देता है आंसर? चलो इसरो बोलो आंसर दो। आंसर दे भी दिया। द टास्क मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन। जीडीपी को कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान देना, मेजर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, गिनने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये लोग से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बाकी के लोगों से, पर गिनने का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। गलती मत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकता है डाटा के रिलेटेड, पर एक्चुअल मेजरिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। नेक्स्ट सर, जीडीपी गिरना यानी आप देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इतना इतना मेरी जीडीपी है। अब जीडीपी गिर गया तो मैंने समझा कि मेरा सेक्टर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई तो भी सेक्टर में लॉस हो रहा है, तो उस सेक्टर में लॉस हो रहा है तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें खराब होंगी। यस यस, पॉज किया है बेटा? नहीं किया, बंद, पॉज कर दो। अभी हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन दिस सेक्टर। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये जो डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद, इसमें क्या चेंजेस आते गए, कैसे डेवलपमेंट होते गए ये सेक्टर में, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने लगा, कौन सा सेक्टर क्यों नहीं परफॉर्म करने लगा, किस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया, वो सब हमें देखना है। हिस्टोरिकल ये थोड़ा आंसर्स कम है पर पढ़ लेना, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट में क्या हुआ, जब हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस, सबसे ज्यादा फोकस प्राइमरी सेक्टर को दिया गया, एग्रीकल्चर को दिया गया। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, फार्मर्स ने बनाया उस दिन, याद है कि हमने बढ़ाया था उस दिन। तो तब हमारी प्लानिंग कमीशन आती थी, पहली प्लानिंग कमीशन 1951 में एस्टैब्लिश हुई थी, तब उन्होंने 5 साल के टारगेट रखे थे। अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया प्लानिंग कमीशन का नाम? अभी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया, जल्दी से बताओ क्या नाम है?
नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को अभी नीति आयोग बोलते हैं, पेपर में आता है। प्लानिंग कमीशन आप ही के सिलेबस का हिस्सा है। प्लानिंग कमीशन का नेम नीति आयोग हो गया, लिख लो कहीं पे। एक और स्कीम है जो आपको पढ़नी है, मनरेगा। मनरेगा है आपके सिलेबस में, उसका भी नाम चेंज हो चुका है। क्या नाम है उसका? बीबी जी राम जी। ये सब हम पढ़ने वाले हैं भैया, जागो रात जागो। प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग हो चुका है, 2015 में हो चुका है, आप अभी तक जान नहीं रहे हो। और मनरेगा एमजी नरेगा का नाम हो गया विकसित भारत, बीबी जी राम जी। कैसे लोग हो रहे तुम लोग? चलो अर्ली प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस, यानी पहले प्राइमरी सेक्टर का बोलबाला था, ज्यादा फोकस उसी में किया गया। प्राइमरी सेक्टर एज अ वाइटल फॉर इकोनॉमी, पहले सोचा गया कि हम अपनी एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाते हैं। एग्रीकल्चर प्ले अ की रोल प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड प्रोड्यूसिंग नेचुरल गुड्स, नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करता था, जॉब अच्छे खासे देता था। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ विद बेटर फार्मिंग टेक्निक्स, agriculture generated more foods, enabling people to pursue other jobs like crafting and trading। तो फार्मिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी की। पानी देना थोड़ा। emergence of other roles, this increase in trade leads to more roles such as transport, thank you so much बेटा, more roles such as transport, administrator and military personnel। और साथ में अदर चीजों को भी फोकस किया गया है, ऐसा नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर बात की, ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान दिया गया। स्टार्टिंग में अर्ली एज की बात हो रही है, स्टार्टिंग में हमारा देश जब आजाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर ध्यान दिया, पर साथ में ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान दिया, कैसा कामकाज होगा देश का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा वो, और मिलिट्री पर भी ध्यान दिया गया है, हमारे डिफेंस सिस्टम पर भी वर्क किया गया है। अब सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, यहां पे रखो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर टाइम इंप्रूवमेंट, मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट इन द राइज ऑफ फैक्ट्री विद मेनी फार्मर्स फार्म वर्कर्स मूविंग टू फैक्ट्री जॉब। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्ट तैयार होने लगे, सॉरी प्रोड्यूस तैयार होने लगे, अब उसका तो कुछ बनाना था ना, हम जैसे गन्ने को एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते ना, उसको रॉ मटेरियल रहेगा, वो उसको फिनिश गुड्स शुगर जैगरी कुछ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो वो हुआ जैसे टोमेटो से केचप या फिर पोटैटो से पोटैटो चिप्स, ये सब प्रोडक्ट बनाना जरूरी हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो उसका रोल किसका आया? इंडस्ट्रीज का रोल है। जैसे हमें उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा एस्टैब्लिश करना था, तो माइनिंग से हमारा जो आयरन निकलता था वो हमारे बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडस्ट्री बनाने में यूज हुआ। तो फिर तब सेकेंडरी सेक्टर का रोल आने गया। द सेकेंडरी सेक्टर ग्रीव इन सिग्निफिकेंस फॉर प्रोडक्शन एंड जॉब्स ड्यू टू अफोर्डेबल mass produced goods, industries like food processing, textile equipment manufacturing। सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जॉब मिलने लगे, पेमेंट अच्छा खासा मिलने लगा। और यहाँ पे जो चीजें होती थी ना, किसमें काम किया गया? टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्रीज में काम किया गया, इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री में काम किया गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा एस्टैब्लिश होने लगी। सपोर्ट सर्विसेज, द पीरियड आल्सो सॉ द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज। यही जो पीरियड था तब बैंकिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस पर ध्यान दिया गया। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल कब आया? कौन से रिवॉल्यूशन से आया? जल्दी से बोलो। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ? करीब करीब पीरियड बताओ जल्दी से। 1969 के करीब हुआ, 65 से 69 के करीब। अब हमारा व्हीट प्रोडक्शन अचानक से 10 गुना बढ़ गया, राइस प्रोडक्शन बढ़ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कुछ स्टेप लिए थे। आपके कौन से इसमें सिलेबस में वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आपने ज्योग्राफी में है, ये याद रख लेना। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ। पहले बैंक्स तो थे, अंग्रेजों से आजाद होने से पहले से ही बैंकिंग थी, पर वो गवर्नमेंट बैंक नहीं थे, नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। तो इंदिरा गांधी जिस समय में प्राइम मिनिस्टर थी तब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। 14 बैंक को पहले 1969 में नेशनलाइज किया गया। तो बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर डेवलप होने लगे। और नेक्स्ट है रिसेंट चेंजेस है। अभी का इरा क्या बोल रहा है वो देखो। टर्शियरी सेक्टर in the last century the tertiary sector has become the largest sector in India। अभी देखो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर की डिमांड हो रही है। इवन तो आपका अभी जॉब भी आईटी सेक्टर, वो भी आपका सर्विस सेक्टर ही है। पता है ना, सबसे ज्यादा पेमेंट दे रहा है, स्ट्राइक दे रहा है, जो भी है, तो वो भी आपका सर्विस सेक्टर ही है। हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर, आप पुलिस लो, एडवोकेट लो, ये सब सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सर्विस सेक्टर का ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इसमें ग्रोथ दिखाई देने लगी क्वांटिटी वाइज, या फिर उछाल दिखा दिया परसेंटेज में। ठीक है, अब ये दिया है हमें
ग्राफ दिया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में जीडीपी बाय प्राइमरी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका कितना था, प्राइमरी का सेकेंडरी का। ये 1973-74 की बात है, 2023-14 की बात है। ध्यान से देना, कलर पहले देख लेना कौन सा सेक्टर कौन सा कलर शो करता है। यहाँ पे दिया नहीं क्या, हमें कैसे पता चलेगा फिर? प्राइमरी ग्रीन प्राइमरी सेक्टर था, नहीं ब्लू वाला जो है प्राइमरी सेक्टर है। पीपीटी में रेड जो था वो सेकेंडरी था। और कौन सा है ग्रीन, कंफ्यूज मत होना भाई, ये टर्शियरी सेक्टर थे, तो आपको भी उसी से समझना है। चलो यहाँ पे दे दो 1973-74 में देखो सबसे ज्यादा किस सेक्टर का परसेंटेज दिख रहा है हमें, ब्लू, ब्लू यानी प्राइमरी था। बट वही सिनेरियो 2013-14 में सबसे कम हो गया। उसके बाद सबसे कम था बेटा इंडस्ट्री सेक्टर, ये देखो सॉरी यानी सेकेंडरी सेक्टर था, वो मीडियम में आ गया।